विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक तर्क और बहस के मुद्दों में। हम दूसरा पॉइंट है हमारा संरक्षात्मक भेदभाव न्याय अथवा निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। क्या संरक्षात्मक जिसे हम संरक्षण देते हैं, क्या वह न्याय और निष्पक्षता के प्रतिकूल है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे लिए किसी भेदभाव को लेकर के आता है, ऐसी बात। यदि हम देखें विद्यार्थियों कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा, है ना, अपनी डिग्निटी के लिए और अपने राइट्स के लिए सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं। समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति को वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म के आधार पर ऐसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे जिनसे दूसरे लोग वंचित हो जाए। मतलब किसी के साथ कोई इसी प्रकार की वरीयता नहीं दी जाएगी, वरीयता नहीं की जाएगी, है ना। जैसे कि स्त्रियों को केवल इसी आधार पर राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए कि वे स्त्रियां हैं, स्त्रियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इसी प्रकार अश्वेत बच्चों को इसी आधार पर किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश की मनाही नहीं हो, या किसी चमड़ी का रंग काला है कि गोरा है, किस प्रकार से। तो ऐसी अगर विभिन्नता की जाती है तो यह गलत है। तो सभी को समान अवसर, समान संरक्षण, सभी को प्राप्त करने का अधिकार है। सभी को अधिकार है स्वतंत्र रूप से अपनी गरिमा को बनाए रखने का। सभी को अधिकार है अपने स्वतंत्र रूप से अधिकारों का प्रयोग करने का। अब बात आती है संरक्षात्मक भेदभाव। समानता का सिद्धांत निष्पक्षता पर तो बल देता ही है, पर उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के उचित अवसर मिलने चाहिए। अपने आत्म विकास के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छे अवसर मिलने चाहिए और सेटिस्फैक्टरी अवसर होने चाहिए, उचित अवसर मिलने चाहिए, जिससे कि संतुष्ट रहे। समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसी दीनहीन स्थिति में हो सकता है कि बिना किसी विशेष रियायतों के उसका विकास हो ही नहीं सकता। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दीनहीन है, वो बिना किसी विशेष रियायतों के उसका विकास हो ही नहीं सकता। अगर हम उसको रियायतें नहीं देंगे, छूट नहीं देंगे, तो उसका विकास नहीं हो सकता। जैसे अशक्त और विकलांग लोग, नेत्रहीन और बहरे बच्चों के कुछ खास तरह के स्कूल बनाए जाएंगे। उनकी शिक्षा पर जो खर्च होगा, एक औसत बच्चे की शिक्षा पर की जाने वाले खर्च से ज़्यादा भी होगा, क्योंकि उसके लिए उसी के हिसाब से फैसिलिटीज़ जो हैं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी प्रकार समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकार संपन्न बनाने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी लागू किए जाते हैं। मतलब जो कमज़ोर तबका है उसको और अधिक संपन्न बनाने के लिए कुछ और उसके लिए विशेष सुविधाएं हमें उनको या सुविधानुसार उनके लिए कार्यक्रम बनाए जाएंगे। भारत में जनजातियों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने ऋण का कम से कम एक निश्चित प्रतिशत लघु और सीमांत किसान और भूमिहीनों और दस्तकारों को उपलब्ध कराएं। मतलब बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ऋण का कम से कम एक निश्चित प्रतिशत जो है किसको प्रोवाइड कराएं, लघु और सीमांत किसानों को, भूमिहीनों को और दस्तकारों को। संरक्षात्मक भेदभाव के संदर्भ में हम भारतीयों के कुछ विशेष प्रावधानों को विस्तार से हम चर्चा करते हैं इसमें, कि हम यह भी देखते हैं कि यूएसए में अश्वेतों और महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए क्या सकारात्मक कार्यवाही की जाती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के उपाय। भारतीय संविधान निर्माताओं को दलितों और जनजातियों की कमजोर स्थिति की पूरी जानकारी थी। भारतीय संविधान निर्माताओं को दलितों और जनजातियों की कमजोर स्थिति की पूरी जानकारी थी। इन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किया गया। पंचायती राज के सभी निकायों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई, मतलब आरक्षण दिया गया। दूसरी बात, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का जो अनुपात है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए 15% और 7.5% किया गया। ऐसे ही तीसरी बात, अनुसूचित जातियों के विकास के पर अधिक ध्यान देने के लिए 1999 में जनजातीय मामलों का एक अलग मंत्रालय गठित किया गया। जिन ब्लॉकों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या
कुल जनसंख्या के 50% से अधिक है। उन क्षेत्रों में अब लगभग 200 समेकित जनजातीय विकास योजनाएं आईटीडीपी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान निर्माता जो इतने अवेयर थे, उन्होंने संविधान में विशेष प्रावधानों के तहत आरक्षण की व्यवस्था विधानसभाओं में और सरकारी नौकरियों के अंतर्गत और विकास के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बहुत सारी जो है आरक्षण की व्यवस्था उनके अंतर्गत उनके अनुकूल की गई। अब अन्य पिछड़े वर्गों का विकास, संविधान में पिछड़े वर्गों की परिभाषा नहीं दी गई है, ओबीसी के लिए कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अनुसूचित जातियां और जनजातियां पिछड़े वर्गों की कोटि में आती हैं, किंतु पिछड़े वर्गों में अन्य लोग भी शामिल होते हैं। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है जो पिछड़े वर्ग की स्थिति का पता लगाएगा और उनकी दशा सुधारने के लिए किन्हीं विशेष उपायों की सिफारिश करेगा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1953 में स्थापित किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत करी। दूसरा आयोग जिसे मंडल आयोग 1979 में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा विद्यार्थियों, पहला पिछड़ा आयोग जो गठित किया गया 1953 में, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ऐसे ही 1979 में मंडल आयोग नियुक्त किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी 1980 में। मंडल आयोग ने लगभग 3773 वर्गों जातियों की पहचान की जो सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की श्रेणी में आते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जो सुविधाएं जुटाई गई, प्रथम ये बताया गया कि मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार अगस्त 1990 में आदेश जारी करके भारत सरकार के प्रशासनिक पदों और सिविल सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत की? 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। दूसरा, आरक्षण आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए ओबीसी प्रत्याशियों को कुछ रियायतें भी दी गई। ओबीसी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई। सीधी भर्ती के मामले में न्यूनतम अंकों में न्यूनतम योग्यता के बारे में छूट दी गई। तीसरा, ओबीसी प्रत्याशियों के लिए परीक्षा पूर्व शिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि वे प्रतियोगिता परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। फिर उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और समय समय पर अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची की समीक्षा की। इसे दीवानी अदालत के सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद बात आती है अल्पसंख्यकों का कल्याण। अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि माइनॉरिटीज कौन सी हैं, कौन सी हो सकती हैं। सामान्य रूप से अल्पसंख्यक एक ही प्रजाति यह मजहब को मानने वाले लोगों का वह समूह है जिनकी संख्या वहां की कुल जनसंख्या की आधी से भी कम होती है। ठीक है। सरकार ने 5 समुदाय मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, मतलब घोषित कर दिया है कि ये अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। उनकी संख्या भारत की कुल संख्या के 17% से अधिक है। उनकी संख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या के 17% से अधिक है। वास्तव में कोई समुदाय जो किसी एक स्थान या राज्य में अल्पसंख्यक समूह और किसी अन्य स्थान या राज्य में बहुमत में हो सकता है। मतलब वास्तव में हम देखें तो कोई समुदाय जो है किसी स्थान पर किसी राज्य में अल्पसंख्यक समूह के रूप में हो सकता है तो किसी स्थान पर वह बहुसंख्यक समूह के रूप में भी हो सकता है। बहुसंख्यक अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे उनकी क्या चिंता है कि उनकी जान माल को हानि हो सकती है, सरकारी नौकरियों में भर्ती में भेदभाव की आशंका हो सकती है, अपनी पहचान बनाए रखने की उत्सुकता, विशेष रूप से अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखना, ये समस्याएं जो है उनके सामने हमेशा बनी रहती है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें निम्नलिखित अधिकार देता है। पहला अधिकार देता है कि संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी अलग भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। संविधान में लिखित है ये। दूसरा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार है और संस्थाओं को अनुदान देते समय सरकार किसी संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगी कि उसका प्रबंध जो है अल्पसंख्यकों के हाथों में हो। 31 अक्टूबर 2002 को उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दे दिया कि उन सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाती हैं, प्रवेश केवल सरकारी या किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साझी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ कि 31 अक्टूबर 2002 को क्या आदेश दिया कि उन सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों
संस्थाओं के मामले में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाती हैं, प्रवेश केवल सरकारी या किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साझी प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। सहायता प्राप्त न करने वाले अल्पसंख्यक संस्था को भी प्रवेश के लिए छात्र की योग्यता को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए ऋण उपलब्ध भी कराता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ये सब बातें कही गई हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जो बात की गई है, अनुच्छेद 29, 30, 350 ए और 350 बी में अल्पसंख्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 29 में तो ये तक कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक जो हैं, किसी अनुभाग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को उन्हें बनाए रखने का सब अधिकार है। तो ये अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से दर्ज किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई सकारात्मक कार्य की बात करें तो अमेरिका में अश्वेतों को एक लंबे युग तक सिर्फ चमड़ी या रंग के आधार पर ही अनेक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। रंगभेद की नीति के कारण अमेरिका एक प्रकार से दो राष्ट्रों में बंट गया, एक तो गोरा और दूसरा काला, है ना, टू नेशंस, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक। यद्यपि हम देखें तो 1861 के गृह युद्ध के बाद दास प्रथा समाप्त कर दी गई और प्रजातीय अलगाव की नीति चलती रही, अर्थात अश्वेतों के लिए अलग शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, क्लब और सामाजिक संगठन हुआ करते थे। 1960 के दशक में अश्वेतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए बकायदा एक आंदोलन छिड़ गया, जिसकी अगुवाई डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के बाद अश्वेतों ने हर क्षेत्र में प्रगति की। उच्चतम न्यायालय ने वेबर नामक मुद्दे में ये फैसला किया कि प्राइवेट कंपनियां भी अपने नौकरियों में अश्वेतों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रख सकती हैं। अलाबामा राज्य के पुलिस विभाग में 30% से भी अधिक अधिकारी व सिपाही अश्वेत हैं। अमेरिकी जीवन में आज अश्वेतों का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीति का या खेलों का अथवा शिक्षा का। अश्वेतों, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं, उसी का दूसरा नाम है सकारात्मक कार्यवाही। मतलब अश्वेतों और महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं, वो है सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए, किसी प्रकार से उनको दोयम दर्जा का नहीं समझा जाए, इसके लिए उनके साथ सकारात्मक कार्यवाही की जाती है। अब बात आती है संरक्षात्मक भेदभाव का मूल्यांकन। पहली बात दलील देते हैं लोग कि अन्याय दूर करने के लिए कठोर उठाए गए कदम, ठीक है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि भारत में सदियों से छुआछूत जैसी घिनौनी कुप्रथाएं विद्यमान रही हैं। इसी के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग अशिक्षा और अज्ञान का जीवन बिता रहा है, उसे आर्थिक विषमता का भी सामना करना पड़ा है। इन विषमताओं से मुक्ति के लिए ये आवश्यक था कि उन्हें कुछ विशेष रियायतें या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अमेरिका में भी अश्वेतों और अन्य वंचित वर्गों को जिस हाल में रहना पड़ा, उसकी बेरहमी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। इन वर्गों को यदि इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता तो उन्नत वर्गों के साथ वे अबाध रूप से प्रतियोगिता नहीं कर पाते और प्रगति के दौड़ में भी ज्यादा पिछड़ जाते। तो अन्याय दूर करने के लिए उठाया गया कदम ये काफी सकारात्मक कदम साबित होता है। भारी विषमताओं के हानिकारक परिणाम। जब भारी विषमताएं समाज में होती हैं तो समाज में तनाव बढ़ता है, हिंसक घटनाओं को जन्म मिलता है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा आती है। तो समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इन विषमताओं को कम से कम किया जाए और संभवतः खत्म ही कर दिया जाए, जिससे कि सभी जो लोग हैं वहां पर फले फूलें और अपना विकास कर सकें। विशेष सुविधाओं से समाज समतावादी बनता है। बिल्कुल विद्यार्थियों, वंचित वर्गों को जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं, उनके बिना समाज के वर्गीय ढांचे में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। अर्थात शोषित वर्ग और ज्यादा कमजोर बन जाता है, शोषित वर्ग ज्यादा कमजोर बन जाता है और समतावादी समाज का सपना कभी साकार हो ही नहीं पाता। इसलिए विशेष सुविधाओं से समाज समतावादी बन सकता है अगर कुछ लोगों को, जो वंचित लोग हैं, जो दीनहीन लोग हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार दे दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से समाज जो है समानता के आधार पर
आ जाता है, समतावादी बन सकता है। आय का पुनर्वितरण की बात की गई है। जॉन रॉल्स कहता है कि न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत नहीं होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। जो लोग ऊंची प्रतिभा, ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें योग्यता के अनुसार ज्यादा पुरस्कार मिलते हैं, ये अच्छी बात है। पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कम योग्यता, कम क्षमता रखने वालों की भी क्षतिपूर्ति की जाए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति ने जो कुछ उपार्जित किया है, शिक्षा, कौशल और संपत्ति, उनके पीछे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज का हाथ होता है। इसलिए समाज की व्यापक भलाई की दृष्टि में यह आवश्यक है कि आय और संसाधन इस प्रकार बटे कि सामूहिक हितों की सिद्धि हो। मतलब जो अधिक योग्य है उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो कम योग्य है, कम क्षमता वाले, उनको क्षमता वाले उनको भी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। क्रिटिसिज्म देखें हम, समालोचना। भारत में समाज के निचले वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था का भारी विरोध देखने को नहीं मिलता, फिर भी हम कुछ बातों पर हम विचार करते हैं। सबसे पहली बात आती है आरक्षण समता के सिद्धांत का विरोध करता है। समता का सिद्धांत, जैसा कि बताया गया है कि किसी के साथ भी कोई किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग या किसी भी स्थान विशेष से किसी का विभेद नहीं किया जाएगा, सभी लोग समान हैं। लेकिन आरक्षण देकर के जब जो दीनहीन वंचित वर्गों को जो आरक्षण दिया जाता है, तो आलोचक कहते हैं कि समता के सिद्धांत का यह विरोध करता है। दूसरी बात आती है योग्यता, क्षमता और प्रतिभा कुंठित होती है। इसके अंतर्गत जो सक्षम लोग होते हैं, जो अपनी इन आरक्षण के कारण आगे नहीं, आरक्षण की वजह से वे दीनहीन लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो योग्य व्यक्ति हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने क्षमता और प्रतिभा को नहीं दिखा पाते हैं, तो उनमें कुंठा भर आती है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए उन्हें आरक्षण उचित था, परंतु अब और भी वर्ग समूह जो है आरक्षण मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ तक कि मजहब पर आधारित आरक्षण की मांग की जा रही है। इसका विरोध करने वालों को यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी कहा जाता है, जबकि उसकी समर्थक प्रगतिशील और सामाजिक न्याय के पुरोधा समझे जाते हैं। विभिन्न विभाजनकारी ताकतों की वजह से पहले से ही बटे देश को अब किसी विभाजन का सामना न करना पड़े, ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की दुर्दशा को ध्यान में रखकर जो आरक्षण दिया गया वो देखा जाए तो काफी उचित है, लेकिन अब वर्तमान समय में परिस्थितियां इस प्रकार की बदल चुकी हैं कि अब हर एक वर्ग समूह आरक्षण की मांग कर रहा है। जाति के आधार पर आरक्षण मिला, अब धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहा है, जिससे कि हमारा भारत देश पहले ही एक बार विभाजित हो चुका है, अब बार बार विभाजित होने की उसकी इतनी क्षमताएं अब नहीं है। चौथी बात आती है संविधान में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया गया था। आरक्षण एक विशेष तथा अस्थायी उपाय, टेम्पररी था, परंतु अब वह कभी समाप्त नहीं होने वाली व्यवस्था बन चुका है। अब दिन हर 10 साल में वापस हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, और हम ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बनाने में मदद करें कि आरक्षण की सूची में शामिल समुदायों की संख्या घटे और धीरे धीरे समाप्त हो। मतलब हमें इस प्रकार की एक लिस्ट बनानी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण मिल गया है उन्हें दोबारा आरक्षण ना मिले, और उन लोगों को आरक्षण दिया जाए जिनको अभी तक एक बार भी आरक्षण नहीं मिला है, उन लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए जिसमें कि जो आरक्षण का एक बार लाभ उठा चुका है, अब उसका परिवार का एक भी सदस्य जो है आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। एक परिवार को सिर्फ एक बार ही आरक्षण का लाभ उठाने का मौका दिया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवी बात आती है आरक्षण से लाभान्वित लोगों की सूची की सावधानी से जांच भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वंचित सदा वंचित ही बना रहे और आरक्षण के लाभ कुछ विशेष परिवारों तक ही सिमट कर रह जाए। इसलिए उन तक भी आरक्षण की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए जो बिल्कुल वंचित है, जिनके पास आज तक भी एक भी बार आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पाई है। तो ये बहुत ही सोच समझकर सावधानी पूर्वक लिस्ट बनाने की आवश्यकता है। वास्तव में जो दलित है उनकी हालत जस्त की तस है, वो ऐसे के तैसे ही बने हुए हैं, ठीक है। वे निराश हैं, जबकि दलित नेताओं और अफसरों की एक विशिष्ट श्रेणी ने सभी विशेषाधिकार और रियायतों पर अपना कब्जा जमा लिया है। निष्कर्ष रूप में विद्यार्थी हम यही कहेंगे कि दलितों और अल्पसंख्यकों का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आरक्षण का लाभ व्यापक दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। आदर्श स्थिति वह होगी जब आरक्षण की आवश्यकता ही न रहे और योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर ही कोई राष्ट्र उन्नति कर सके। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, संरक्षात्मक भेदभाव कितना हमारे लिए उचित है, कितना जरूरी है, क्या ये हमारे लिए एक सकारात्मक कार्यवाही है या नहीं है, इसका हमने विशिष्ट रूप से उल्लेख किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि राज्य किस प्रकार से परिवार नामक संस्था में कितना हस्तक्षेप कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड धन्यवाद।